नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानविन्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर। इससे पहले हमने देखिए इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के बेसिक स्ट्रक्चर से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और उन वीडियोस को देखिए। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी के लिए इसी टाइप की इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और वगैरह वगैरह और भी सब्जेक्ट जो हैं उनके कोर्सेज भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इन्हीं सबसे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं इसी टाइप के और अच्छे अच्छे क्लासेस वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप अगर रिसर्च करने बैठ जाओगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको जो 4 केसेस हैं, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस, अपने दिमाग में सेट करना होगा क्योंकि इन्हीं से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा रिलेटेड है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझें तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्टिकल 13 की तरफ मैं आपको वापस ले जाऊँगा जो कि फंडामेंटल राइट से हमारा डील करता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि द स्टेट शॉल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रीजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शॉल टू दिस एक्सटेंट ऑफ द कंट्रवेंशन बी वॉइड। अब देखिए ये ट्रिकी लैंग्वेज है, ये आप मत समझिए, आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। बेसिकली दोस्तों इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 13 आपका यहाँ पे कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को आपसे छीने। जैसे कि मान लीजिए पार्लियामेंट कल को एक नियम बना देती है कि इंडिया में कोई भी अपने सर पे बाल नहीं उगाएगा। अब ये जो लॉ है ये आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अब क्या होगा, ये जैसे ही कोर्ट में जाएगा कोर्ट इसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। तो ये आपका आर्टिकल 13 कहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं शंकरी प्रसाद केस से। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ है। शंकरी प्रसाद केस में पहली बार हमारी पार्लियामेंट ने जो राइट टू प्रॉपर्टी है इस राइट को कर्टेल करने की कोशिश करी थी। फिर ये मामला जो है कोर्ट में आया था और वहाँ पे फिर डिसीजन क्या आया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर, नॉट अंडर आर्टिकल 13। अब ये क्यों? क्योंकि ऐसा यहाँ पे मानना था कोर्ट का कि जो आर्टिकल 13 है वो जहाँ पे अगर हम आर्टिकल 13 को पढ़ने बैठेंगे तो उसमें जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है लॉ, मतलब वहाँ पे जो लॉ वर्ड का मतलब है वो है ऑर्डिनरी लॉ। और जो आपका जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाई जा सकती है। और फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाने के लिए यहाँ पे समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अमेंडमेंट ला सकते हो। तो हमारे सामने क्या आया कि शंकरी प्रसाद केस में ऐसा कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन नॉट अंडर आर्टिकल 13, अंडर आर्टिकल 368। 13 में क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि 13 में जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है ऑर्डिनरी लॉ और 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पॉसिबल है। और जैसा कि मैंने आप सभी को फंडामेंटल राइट्स में भी बताया था, चैप्टर में भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, तभी उसमें अमेंडमेंट आ सकता है। जैसे कि आपका भी 10% रिजर्वेशन वाला मामला था तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया तभी वो पास हुआ। अब देखिए ऑर्डिनरी लॉ और जो लॉ टर्म 368 में यूज़ हुई है इसमें अंतर क्या है? तो देखिए ऑर्डिनरी लॉ का मतलब होता है कि कोई सिंपल सा नियम बना दिया गया। जैसे कि मान लीजिए अभी पार्लियामेंट एक नियम बना दे कि हर इंसान को हेलमेट पहनना पड़ेगा, जो पीछे भी गाड़ी पे बैठेगा, मोटरसाइकिल पे जो पीछे भी बैठेगा वो उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अब देखिए ये ऑलरेडी एक नियम है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो पार्लियामेंट एक ऐसा नियम बना देती है। तो पार्लियामेंट ने ऐसा नियम बना दिया कि अब हर इंसान को हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो देखिए फिर क्या होगा कि ये आपका दिख रहा है आपको कि एक ऑर्डिनरी लॉ है, मतलब सिंपल लॉ है, इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की जरूरत नहीं हुई है, समझ रहे हैं? अभी देखिए लेकिन पार्लियामेंट एक ऐसा नियम बना दे कि अब से क्या होगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसका टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स का रहेगा, अब वो 5 ईयर्स का नहीं रहेगा। तो इसको लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉसिबल होगा ये 368 से होगा, ऐसा शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था। और आपका जो आर्टिकल 13 में जो चेंजेस की बात करी जाती है फंडामेंटल राइट्स में, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की बात करी जाती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस एंड आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोलकनाथ केस इसके बाद हमारा आया, शंकरी प्रसाद केस के बाद हमारा आया गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस को अभी देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें सामने आई थी। इसके बाद दोस्तों आपका आता है गोलकनाथ केस। अब देखिए 1961 का ये केस है, ध्यान रखिएगा 1967 का ये केस है, सॉरी 1961 गलत बोल दिया मैंने। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बात ही कही थी उसको रिवर्स कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो भी डिसीजन दे उसको चेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई जो आर्टिकल 368 है अब इसके अंदर भी यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात भी कही कि जो आर्टिकल 13 है इसमें ऑर्डिनरी लॉ की बात नहीं करी गई है, इसमें जो लॉ है उसका मतलब आपका
यही है। मतलब इसमें जो ऑर्डिनरी लॉ, या मतलब देखिए आपने जो पुराना केस देखा था जिसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बात कही गई थी कि आर्टिकल 13 जो है वो आपका ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है और 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हो। तो यहाँ पे इस केस के अंदर बोला गया, गोलकनाथ केस के अंदर बोला गया जो 1967 में आया था, कि देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप 368 आर्टिकल के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई कि जो आर्टिकल 13 में लॉ की बात करी गई तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वो ऑर्डिनरी लॉ है, वो सिर्फ लॉ है। मतलब वहाँ भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ में आपका आर्टिकल 13 यूज़ होता है, वो सब में यूज़ हो सकता है। लेकिन रिलेवेंस उसका यहाँ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि गोलकनाथ केस में साफ साफ बात कह दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये बात फाइनल हो गई गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट जो है इसमें अमेंडमेंट नहीं आ सकता। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। तो ये यहाँ पे इसमें फाइनल जो आया कि पार्लियामेंट जो है वो किसी का फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं ला सकती है अंडर आर्टिकल 368, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए चाहे ना लाए। तो इसका मतलब गोलकनाथ केस में बस फाइनल हो गई कि भाई चलो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कभी चेंज ही नहीं किया जा सकता। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है यार उसको लगा कि यार अब क्या करें, अब तो उनका हो गया दिमाग खराब कि ना यार 13 में करने दे रहे ना 368 में करने दे रहे, तो अब हम करें क्या। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो पार्लियामेंट है वो लेके आई 23rd एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसमें उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 और 368 में अमेंडमेंट लिया है। और इन्होंने यहाँ पे पॉइंट क्या बोल दिया, इंदिरा गांधी जी आप मान सकते हैं, देखिए इंदिरा गांधी जी थोड़ी सी बोल्ड किस्म की नेता थी, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा कि यार कैसे सुप्रीम कोर्ट मुझे कुछ करने नहीं देगी, मैं तो करके दिखाऊंगी। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो हमने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इसमें हम अमेंडमेंट ले आते हैं, और अब इन्होंने क्या किया कि 368 के अंदर में अपने आप को ये पावर दे दी कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती हैं। तो ये आपने सामने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 23वां 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया ही, और इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कह सकते हो आप अमेंडमेंट लिया गया। और फिर इन्होंने ये बात फाइनल कर दी कि जो कन्फ्यूज़न था कि 13 में कर सकते हैं कि 368 में कर सकते हैं कि दोनों में ही नहीं कर सकते हैं, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट लाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। और आर्टिकल 13 जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है, जो हमने सबसे पहले वाले केस में देखा था। फिर इसके बाद आता है केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें देखिए बड़ा अलग ही चीज़ आता है। इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ठीक है आप आर्टिकल 368 के अंदर जो है आप अमेंडमेंट ला सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। फिर यहाँ पे देखिए दिक्कत ये आई कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई कि आखिर में बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें क्या आती हैं, आखिर में क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो फिर उन्होंने कोर्ट से पूछा, तो कोर्ट ने उनसे बोला कि आप नियम बनाइए, वो हम एनालिसिस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या समझा, केशवानंदा भारती केस में बात ये आई कि जो ठीक है आप 368 के अंदर कह रहे हो कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट ला सकते हो तो लाओ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे अमेंड करने की कोशिश करी तो फिर आपका जो फंडामेंटल राइट में आपने जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं क्या हुआ। तो और यहाँ पे देखिए फिर इंदिरा गांधी नेहरू केस आया, इंदिरा नेहरू गांधी केस आया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इस केस में देखिए इंदिरा गांधी जी हैं, बहुत ही मतलब अपना आप कह सकते हो कब्जा जमाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनका जो भी ये करने की कोशिश करती है उसे ख़त्म कर देती हैं। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये हुआ दोस्तों कि इलेक्शन डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कोई होगा प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा स्पीकर का, तो उस डिस्प्यूट का जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट से बाहर है। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं बात। इसमें ये कहने की कोशिश करी कि देखिए अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा या लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो वो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है। ये आर्टिकल 39 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ गई, ठीक है, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लेके आई इंदिरा गांधी जी, जिसमें उन्होंने बात कह दी कि ऐसा ऐसा भाई होगा। पर कोर्ट ने बोला कि नहीं यार, आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट करो, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये बात है कि जुडिशियल रिव्यू तो हर चीज़ में होगी, आप जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बात बोली कि देखिए आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये इतनी तो पावर ही नहीं है पार्लियामेंट के पास, और ये जो पावर आपने यूज़ करी है बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। फिर इसके बाद देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। फिर देखिए आपकी इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे कर रही है सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कुछ करके ही रहूंगी। तो फिर वो लेके आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इन्होंने क्या किया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन में जा ही नहीं सकता,
वो कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ कम रहने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर से आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनकी इस अमेंडमेंट को भी खारिज करते हुए कहा कि ये जो आपने अमेंडमेंट लाया है ये बियॉन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि यार आखिर में फिर हम क्या ऐसा करें जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगा। इसके बाद देखिए मिनर्वा मिल केस जो 1980 आया, इसमें भी यहाँ पे बात आई कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी कि कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे और वो जुडिशियल रिव्यू से परव्यू से बाहर रहेगा, कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रहेगा। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है और ये जो है नल एंड वॉइड है। फिर आपकी जो गवर्नमेंट है फिर परेशान हुई, फिर आया वामन राव केस। तो इसमें क्या हुआ कि एक लैंड सीलिंग से रिलेटेड मुद्दा था, आप मान सकते हैं कुछ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मुद्दा था। तो इस पर भी पार्लियामेंट ने यहाँ पे नियम बनाए कि भाई आप जो है इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो फिर आपकी जो कोर्ट है वो सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो और ऐसा नहीं हो सकता। केशवानंदा भारती केस के बाद जो भी ऐसा मैटर आएगा उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है उसे कोर्ट में जाने से मना कर सको। जैसे कि मैंने आपको बताया था केशवानंदा भारती केस में साफ साफ बात कह दी गई थी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप जुडिशियल रिव्यू को किसी भी लॉ के तहत मतलब मना नहीं कर सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे वामन राव केस में भी बात साफ साफ कर दी गई। अब बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है परेशान होकर यही सोचती रह गई कि आखिर में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला कि एनीथिंग दैट बिकम्स हर्डल इन फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, कि कुछ भी ऐसा जो हमारे संविधानकर्ताओं ने संविधान को बनाते टाइम पे बनाया था, जो उसका मूलभूत एक आप कह सकते हो सोल था, उसको जो भी वायलेट करने की कोशिश करेगा वो सब बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है। जैसे कि अभी देखिए 10% रिजर्वेशन है, तो अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम एनालिसिस करें जो केसेस के थ्रू आए हैं सामने, तो सबसे पहले देखिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म, गवर्नमेंट जो है ये नहीं कर सकती कि हिंदू राष्ट्र बना दिया, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। फेडरलिज्म, जैसे ये नहीं कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म कर दे गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है देश की वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये कुछ आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर के बड़े बड़े पार्ट जो आप देख सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन खराब कर दिया जाए, धोखे धांधली से इलेक्शन हो रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ऐसा नहीं है कि कल को गवर्नमेंट चाहे तो जुडिशरी की पावर को अपने हाथ में लेके जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाहे, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का आपके पार्ट है। ठीक है, अब इसके देखिए कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि देखिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर हम इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि देखिए कभी भी यहाँ पे जो पार्लियामेंट है आपकी और जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास चेक एंड बैलेंस बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट्स का चेक एंड बैलेंस बना होता है। तो कभी भी डिक्टेटरशिप टाइप की हरकतें जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकती हैं जो हम लोगों के लिए अहित हो, क्योंकि जो पावर होता है वो इंसान को करप्ट करता है। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कल को आ जाती है और वो कुछ ऐसा काम करना चाहती है कि चलो हम तो सिर्फ 5 साल ही रहेंगे, लेकिन 5 साल में इतना कमा लेंगे कि ज़िंदगी भर निकल जाए, तो वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करें जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी रहें। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा और जुडिशियल रिव्यू नहीं रहता, तो फिर क्या होता है, वो जो भी करते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर पाती। तो इसका देखिए फ़ायदा भी है, नेगेटिव भी है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है वो होता है ख़त्म। वीडियोज़ अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, खूब लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी दूसरे सब्जेक्ट की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर पाऊंगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखिए एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, उसको जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए आर्टिकल 13 में अगर कोई भी अमेंडमेंट आपकी जो पार्लियामेंट है वो लेके आती है और वो लॉ बन के तैयार हो जाता है, तो इसमें देखिए 2 टाइप की डॉक्ट्रिन होती है। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी और एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब दोनों में अंतर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट एक नियम बनाती है कि कोई भी आज के बाद इंडिया में स्मोकिंग नहीं करेगा, इसके अलावा वो ड्राइव भी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्मोकिंग वाला पार्ट ठीक है, वो पार्लियामेंट ने किया, वो बात सही है, लेकिन जो ड्राइव करने वाला पार्ट है पार्लियामेंट ने बनाया है वो गलत है। तो ये आपका क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी, कि जो कोर्ट जो है इसमें से आधे पार्ट को यहाँ पे वॉइड कर देगी और आधे पार्ट को सही कर देगी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट नियम बना लेती है कि इंडिया में कोई भी बाल नहीं रखेगा,
तो यहाँ पे पूरा का पूरा लॉ ही जो है ये अपने आप में गलत है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगेगी और पूरा का पूरा लॉ ही वॉइड हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।